नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। और मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी। हमने बहुत पहले एक लेक्चर में बात की थी कि क्या बिटकॉइन की भी कोई वैक्सीन आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए भी एक जुगाड़ कर दिया है। उन लोगों ने बिटकॉइन की वैक्सीन भी तैयार कर ली है। बिटकॉइन पे वो लगाने जा रहे हैं जीएसटी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक यूनिट ने प्रपोज किया कि क्या हम बिटकॉइन की ट्रेडिंग पे जीएसटी लगा सकते हैं। तो आइए इस खबर को देखते हैं मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करें। डेली करंट अफेयर्स की आपकी ये जो डेली की जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, इंफॉर्मेशन ग्रोथ है, ये हम कंप्लीट करते रहेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक यूनिट है, दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, CEIB। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने सोचा उस स्टडी के तहत कि क्या हम क्रिप्टो करेंसीज पे जीएसटी लगा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसी दैट यूज क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अभी देखेंगे किस तरीके से बिटकॉइन की ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें ये क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल हैं क्रिप्टो करेंसीज के। राइट, तो बिटकॉइन को आप क्या बोलेंगे? क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे, क्योंकि वो एक डिजिटल करेंसी है। और ये जो पूरा सिस्टम काम करता है, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। पूरे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपको कोई स्पेस तो चाहिए ना। जैसे कि ये अमेजन है, अमेजन पे यहाँ आपके प्रोडक्ट लगे हुए हैं, राइट। लेकिन ये अमेजन का ये जो पूरा पीछे का जो बैकग्राउंड बना है वो कोई टेक्नोलॉजी तो होगी ना। तो जिस पे ये पूरी ट्रेडिंग काम करती है, जिस टेक्नोलॉजी पे, उसको कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में, ट्रेडिंग को कंप्लीट करने में मदद करता है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी है, तो आपको मालूम ही है। अभी जो हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग व्हाट? हम तो या तो हम प्लास्टिक मनी यूज करते हैं या फिएट करेंसी यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है आरबीआई के थ्रू, राइट। तो CEIB ने जो स्टडी कंडक्ट की, उन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसीज पर जीएसटी लगा सकते हैं। और उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इनटेंजिबल एसेट क्लास। तो इनटेंजिबल एसेट क्लास क्या है? इनटेंजिबल का मतलब यह है कि जिसे आप छू नहीं सकते, मतलब वर्चुअल फॉर्मेट में है। जैसे कि आपकी ब्रांडिंग हो गई, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये इनटेंजिबल एसेट क्लास में आती है। तो उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को हम इसी एसेट क्लास में रखेंगे और उसमें 18% का जो है वो जीएसटी लिवाई किया जा सकता है सभी ट्रांजेक्शन्स पे। अब इससे होगा क्या? तो उनकी स्टडी में निकल के आया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सालाना 7,000 करोड़, 7,000 से 7200 करोड़ सालाना जो है आपको इससे फायदा होगा। क्योंकि अब ये तो फिक्स ही हो चुका है कि दिस इज गोइंग टू बी फ्यूचर, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ ये पूरा काम करेगा। हम देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के 3 जनरेशन के बारे में हम बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ जनरेशन 1 में हैं। आने वाले 2 जनरेशन क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी 2020 के मार्च में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें उन्होंने आरबीआई को बोला कि ये सब आप क्यों मना कर रहे हो, उनको ट्रेडिंग वेडिंग करने से हटाओ, ये सारी चीजें, राइट। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने मतलब सारे जो है कब्ज जो थे वो लिफ्ट कर दिए ट्रेडिंग के ऊपर से, वर्चुअल करेंसी में, डिजिटल करेंसी में। क्योंकि जो ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे आर एन एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक सिस्टम। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करती हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप में ही काम करती हैं, राइट। इसके लिए आपको कोई भी अदर अथॉरिटीज की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही जो सिस्टम है ना, काफी मतलब ट्रांसपेरेंट है और काफी बेटर है। तो इसलिए सेंट्रल अथॉरिटीज की कोई जरूरत होगी नहीं, ये डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट है। तो इस वजह से जो सरकारें हैं, बहुत सारे देशों की, भारतीय सरकार भी इंक्लूडिंग, वो भी इसमें चिंतित है कि वो इसमें किस तरीके से बीच में आए और लोगों मतलब कि अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ाने की कोशिश करें। आ रही बात समझ में आपको? नो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज अ रेगुलेटर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। तो अभी तक तो हुआ नहीं है ऐसा, आगे हो जाए तो पता नहीं, राइट। मेरे ख्याल से जीएसटी इस पे तो तय ही तय है। इसे इंटेंजिबल एसेट क्लास में लोग रखेंगे और जीएसटी इस पे लगाएंगे ही लगाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मतलब मार्केट और ट्रेडिंग करते हैं काफी ज्यादा, वो लोग इसको लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि बिल्कुल ये एक नया फॉर्मेट और एक नई तरीके की गेम है, राइट। अब ये काम कैसे करता है, आइए जरा देखते हैं कि ये बिटकॉइन जो है ये काम करता कैसे है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको कुछ ट्रांजैक्शन करनी है इसके थ्रू, ये आप हैं, आपको कुछ ट्रांजैक्शन करनी है। तो अ यूजर जनरेट रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर अ बिटकॉइन वैल्यू फ्रॉम देयर अकाउंट, आप अपने वॉलेट में जाएंगे, अनदर यूजिंग अ टू अनदर यूजिंग अ मोबाइल कंप्यूटर और डिवाइस, राइट।
अब इसमें क्या है, आपने अपना वॉलेट खोला, उसके बाद रिक्वेस्ट फ्लोट्स ऑन बिटकॉइन नेटवर्क अंटिल नेटवर्क यूजर्स माइनस पिक इट अप फॉर प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें माइनर्स आ जाते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स वही होंगे जो आपके इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे। वो उनके वैलिडेशन से ही पता चलेगा कि हाँ आप वेरीफाई हो गए हैं। और इसको वेरीफाई करने के लिए किस चीज का यूज लगेगा, क्रिप्टोग्राफी का, राइट। क्रिप्टोग्राफी समझ में आ रही है ना आपको, जो हमने पीछे देखी, तो क्रिप्टोग्राफी का इसमें इस्तेमाल लगेगा। तो माइनर्स को सर इससे क्या फायदा होगा, देखते हैं माइनर्स को क्या फायदा होगा। तो जैसे ही आपने मतलब बिटकॉइन नेटवर्क पे अपनी रिक्वेस्ट फ्लोट की कि भाई एक ट्रांजेक्शन करना है, तो जो सारे यूजर्स है वो एकदम से जाग जाएंगे कि हाँ भाई अब हम रेडी हैं, चलो एक ट्रांजेक्शन आई, राइट। अब ये बहुत सारे हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा होगा ये, तो ये ग्लोबल सिस्टम भी है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग माइनिंग प्रोसेस ट्रांजैक्शंस आर पैक्ड इनटू डेटा ब्लॉक्स। अब क्या है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें ब्लॉक्स बनते हैं। ये ब्लॉक्स 1 मेगाबाइट के होते हैं, और इसमें जो है आपकी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। तो माइनिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें डेटा ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे माइनर्स भी काम कर रहे हैं, तो उन सब के डेटा वगैरह ब्लॉक्स वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे, और उनके साथ क्या असाइन हो जाएगा, एक हेडर। ये नाम आप याद रखिएगा, ये सब कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम वगैरह में कि हेडर किससे एसोसिएटेड है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर चौथे स्टेज में क्या होगा, माइनर्स कंपीट टू मैच द ब्लॉक्स हेडर विद अ नॉन्स। अब माइनर्स में रेस लग जाएगी आपस में कि उनको जो है आपका जो ब्लॉक है उसके हेडर से आपको उनको मैच करना होगा। तो वो सॉल्व करेंगे, माइनिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसको कहते हैं नॉन्स। एन आर्बिट्ररी नंबर यूज्ड ओनली वंस टू गेट अ शॉर्ट अल्फा न्यूमेरिक कोड कॉल्ड हैश। तो वो करेंगे किस लिए, क्योंकि उनको हैश चाहिए, राइट। हैश, नॉन्स, हेडर, ये सब ध्यान रखिएगा आप। फिर पांचवें स्टेप में क्या होगा कि जो माइनर इसमें सक्सेसफुली हैश जो है वो जनरेट कर लेगा, वो बिटकॉइन नेटवर्क पे एक्सेप्ट हो जाएगा। हैश उसने जनरेट कर लिया, आपके ब्लॉक के साथ हैश आ गया, राइट। और उसको फिर क्या मिलेगा, उसको इस पूरी जद्दोजहद के लिए मिलेगी बिटकॉइंस, राइट। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो है बिटकॉइंस लिमिटेड है। कितनी है देखते हैं। करेंटली रिवॉर्ड तो 12.5 बिटकॉइंस अभी एट प्रेजेंट है, ऊपर नीचे मान लीजिए, ये रफली मतलब बहुत पुराना ये चार्ट है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा डेटा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। कोई कमेंट पे मत बोलना यार कि ये 12.5 नहीं है, ये 15.5 हो गया या 20 हो गया, रफली इसके रेंज के आसपास है। बट दिस विल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि having roughly every 4 years until 21 million bitcoins are released into network। तो हमारे पास कितने टोटल बिटकॉइंस है, 21 मिलियन बिटकॉइंस है, राइट। और ये 2140 तक ही चलेगा। तो इसी वजह से ये जो बिटकॉइंस है ना वो मिलने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, मान लीजिए अभी सिर्फ 5 ही लोग माइनिंग कर रहे हैं तो उनको ज्यादा मिलेगा, लेकिन अब ये 5 की जगह 5000 हो गए तो फिर मतलब कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये मात्रा फिक्स है। तो 21 मिलियन बिटकॉइंस जो हैं वो हमारे इसमें सिस्टम में है, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो, राइट। अब इसमें क्या होगा कि ये सारे प्रोसेस में इसमें कुछ चीजें आती हैं। इसमें होगा जैसे कि आपका वर्चुअल वॉलेट, जिसके थ्रू आप अपना वो करेंगे और सेंडर्स का एड्रेस भी भेजेंगे। फिर आपकी एक प्राइवेट की होगी, एक तो होगी पब्लिक की जिसके जरिए ये लोग काम करेंगे, एक होगी प्राइवेट की क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगा की कैसी होगी। तो वो एक प्राइवेट की होगी। अगर किसी माइनर को आपकी प्राइवेट की और आपका वॉलेट का एड्रेस मालूम है तो वो आपके पैसे उड़ा लेगा रास्ते से ही। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये इसमें है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मान लीजिए आपने अपना वॉलेट ओपन किया था ना, तो आपके वॉलेट का एड्रेस और आपकी जो मतलब प्राइवेट की जो ट्रांजैक्शन के लिए आपने जनरेट की है, अगर वो दोनों मुझे मालूम है, मैं माइनर हूं, तो मैं आपके उस बीच में से ही पैसे उड़ा लूंगा कि आप कितना पैसा भेज रहे थे वो मैं ले लूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्लोबल पैरामीटर पे है और बहुत सारे लोग एक दूसरे के आपस में आ जाते हैं हैश को इकट्ठा करने के लिए। तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल। एक्सेप्शंस हो जाए, लेकिन ये बहुत हार्डली रेयर इम्पॉसिबल केस है, राइट। अब इसके बाद इसमें एक पब्लिक की है। पब्लिक की क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा आपकी ट्रांजैक्शन का, सिक्योरिटी आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड करेगा। और ये सब कंप्लीट होने के बाद जब माइनस को उसका बिटकॉइन मिलेगा तो ये जो ट्रांजैक्शन है 10 मिनट के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी और जहां आप पैसा भेजना चाह रहे थे वहां चला जाएगा, राइट। ये है पहला फेज, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, इन सब का। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। हैश वैल्यूज आर देन एडेड टू द नेक्स्ट ब्लॉक्स हेडर, creating a blockchain, a general ledger for long listing of blocks. It can be used to explore any transaction made between any Bitcoin addresses at any point of the network। अब मान लीजिए यही ट्रांजैक्शन आपको दोबारा करनी है, तो फिर ये ब्लॉकचेन जो है वो जो हैश है वो आपके ब्लॉक से लग चुका है और वो दोबारा इसको बहुत फटाफट बहुत फास्टली कर देगा, राइट। तो इस तरीके से ये जो बिटकॉइन है वो काम करता है।
आई बात आपको समझ में? कुछ इसमें जो की वर्ड्स है आप वो याद रखिएगा, जैसे हेडर मैंने बताया, नॉन्स बताया, हैश बताया, और भी बहुत सारी प्राइवेट की देखेंगे अब आगे। अब ये ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि ये ब्लॉक्स वगैरह बनेंगे, तो ये डायग्राम तो आप देख लीजिएगा आराम से। तो इसमें जो 3 जनरेशन है, तो पहला जनरेशन क्या है? पहला जो जनरेशन है वो रिलेटेड है बिटकॉइन से ही, ठीक है। दूसरे जनरेशन में क्या होगा सर? दूसरे जनरेशन में ये होगा कि फिर ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हटकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी चीजों में भी आ जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 एंटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, इसके जरिए 2 एंटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का यानी एक्सपिरेशन डेट आ गई, एक्सपायरी डेट आ गई, तो उसके बाद वो अपने आप ही उसे अपडेट कर लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। तो ये सारा सिस्टम अपने आप चलेगा। 3G में क्या होगा? फिर ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, हेल्थ केयर सेक्टर्स में आ जाएगा, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फिर ये टेक ओवर ही कर लेगा। तो फिएट करेंसी या प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक मनी जैसे जैसे होगी, ये रिड्यूस होती चली जाएगी और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि बिटकॉइंस जो है वो क्या है? लिमिटेड है, लेकिन मानव दिमाग है, कुछ ना कुछ तो इसमें ढूंढ ही लेगा, राइट। चलिए, तो कैसी लगी आपको आज की ये खबर मेरे साथ, राइट? अच्छे से नोट्स बना रहे हैं आप कि नहीं बना रहे? ये चार्ट बहुत बढ़िया है, इसको आप लिख लीजिएगा अगर आप लिख सके तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा आराम से, राइट। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, और बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आपको बिल्कुल मजा आएगा। बिटकॉइन के ऊपर ही है सारा। तो बिटकॉइन इज अ डैश करेंसी, फिएट करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, या नन ऑफ द अबव? क्या होना चाहिए आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज फिएट करेंसी। नहीं 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 नहीं, करेक्ट आंसर क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड। बिटकॉइन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम पे काम करता है ब्लॉकचेन के, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसमें मतलब तभी तो सेंट्रल अथॉरिटीज इससे काफी ज्यादा चिंतित हैं। फिएट करेंसी तो जो हमारे हाथों में है, 500 2000 के नोट जो भी हैं, वही सेंट्रलाइज्ड करेंसी भी है। तो ये कैसी करेंसी है? डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अगला सवाल, कौन सा नेटवर्क जो है ट्रांजैक्शन और माइनिंग के लिए यूज किया जाता है? बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन एंड माइनिंग के लिए वाइड एरिया नेटवर्क, इंट्रानेट नेटवर्क, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और पीयर टू पीयर नेटवर्क। कौन सा होना चाहिए? देखिए, इंटरनेट बहुत तेजी से बदला है। 1960 के आसपास में वाइड एरिया नेटवर्क आया था, और 1970 में ईमेल सिस्टम आ गया था, और 1990 में आपका वर्ल्ड वाइड वेब आ गया था, और उसके बाद तो फिर कयामत आ गई, राइट, स्मार्टफोन जरिए, और ये बहुत सारा मतलब एक रिवॉल्यूशन ही चल पड़ा, राइट। तो वाइड एरिया नेटवर्क तो हो नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी नहीं कह सकते। ये कैसा नेटवर्क होता है? ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, और इसके जो फाउंडर है, बिटकॉइंस के जो फाउंडर हैं, वो कौन है? सातोशी नाकामोतो। सर कैसे कैसे नाम बोलते हो आप? अरे यार, अब मैं क्या करूं? सातोशी नाकामोतो एनोनिमस है, इनको आज तक किसी ने नहीं देखा, राइट। और ये पूरी क्रिप्टो करेंसी पे ये पूरी बुक लिख के चले गए, इनके मतलब पेपर्स वगैरह थे, इनको किसी ने देखा तो है नहीं अभी तक। और कौन है इनकी इनकी कोई फोटो भी नहीं है कहीं पे भी। तो सातोशी नाकामोतो, ये आप नाम याद रखिएगा। अगला सवाल इन्हीं से रिलेटेड है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिटकॉइन? बिटकॉइन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सातोशी, मिली बिटकॉइन, माइक्रो बिटकॉइन। अच्छा, बिटकॉइन को आप ध्यान रखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको बीटीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई जगह पे XBTC भी किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है बिटकॉइन का। तो सातोशी है, मिली है, माइक्रो है, कौन सा है बताइए? एंड द करेक्ट आंसर इज सातोशी। ये देखिए, ये चार्ट है। एक सातोशी में इतने बिटकॉइन होते हैं, 10 सातोशी में इतने होते हैं, 100 सातोशी का जो है एक बिट बनता है, जिसे माइक्रो बिटकॉइन कह सकते हैं आप। और 10,000, और इसके बाद फिर आपका आ गया इतने का 1 MBTC यानी एम बिट बनता है, बिट सेंट, ये सब है, ध्यान रखिएगा आप इसको। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सातोशी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ प्राइवेट की? प्राइवेट की का साइज क्या है? 20 बाइट, 24 बाइट, 28 बाइट, या 32 बाइट? प्राइवेट की होती है ना आपकी जनरेट यहाँ पर, ये रहा ना प्राइवेट की। आप वॉलेट में जाएंगे, फिर वहां से आप प्राइवेट की असाइन करेंगे अपनी, राइट। तो प्राइवेट की साइज होती क्या है? 20 बाइट, 24 बाइट, 28 बाइट, या 32 बाइट? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, छोटे मोटे एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट। एंड करेक्ट आंसर इज 32 बाइट। 32 बाइट की साइज होती कैसे दिखा देता हूँ। ये होगा आपका बिटकॉइन एड्रेस, वॉलेट एड्रेस भी जिसको आप कह सकते हैं। प्राइवेट की ये होगी आपकी,
और अगर ये दोनों अगर आपको मालूम है किसी को, मुझे मतलब मैं माइनर हूं, मुझे मालूम है, तो मैं आपका पैसा उड़ा सकता हूं, और ये पब्लिक की होगी, राइट। इस तरीके से होगी, मतलब नॉट लाइक दैट कि यही किसी की उठा के ले आए हो सर आप, नहीं, मतलब इस तरीके से आप रैंडमली नंबर्स जो हैं वो जनरेट होंगे। और टोटल कितने बिटकॉइंस है हमारे पास? 21 मिलियन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में 5 फैक्ट्स के साथ में। हम कल बात करेंगे, तो वो 5 फैक्ट्स मिला के हो जाएंगे हमारे 50 फैक्ट्स। तो 50 फैक्ट्स की सीरीज को भी मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगा। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।